अस्सलाम वालेकुम मेरी जान। तो मेरे बेटे आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी है। ये टॉपिक बज़ाहिरन आपको मुश्किल लगता है लेकिन ये टॉपिक बहुत 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 ही आसान है। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। डिफेक्ट का लफ्ज ही आपको बता रहा है नुक्स या नकाइस। किसके अंदर मेरा बेटा? मैस में। और बाइंडिंग एनर्जी, अब बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं उसकी बात करते हैं। मेरे बच्चे यहां पे सबसे पहले मैं आप लोगों का एक जनरल आइडिया डेवलप करूंगा। वो जनरल आइडिया डेवलप करने का मतलब क्या है? मैंने अगेन रिक्वेस्ट की थी कि आपका ध्यान बोर्ड पे हो। मेरे बच्चे फर्ज करें कि आप लोग एक हॉस्टल के रूम में रहते हैं, ठीक है? आपने रेंट आउट लिया एक रूम और उस रूम का जो रेंट है वो 1000 रुपए है। हॉस्टल रेंट या रूम रेंट कितना आपके पास? 1000 रुपए। और इस रूम में 4 लोग रहते हैं। अगर मैं बर्डन शेयर करता हूं चारों लोगों में, तो चारों लोगों में अगर आप ये रेंट 1000 रुपए शेयर करोगे, टोटल कितना मेरा बेटा? 1000। 4 लोगों में शेयर करोगे तो 1000 को 4 में क्या कर दोगे? डिवाइड। तो आंसर आएगा 2500 रुपीज। ठीक हो गया मेरे बच्चे? अब अगर आप लोग ये कहते नहीं भाई आजकल के दौर में 1000 रुपए में रूम तो नहीं मिलता, सपोज उस रूम का किराया अगर अब 10,000 रुपए टोटल, तो अब जो 4 लोगों में रेंट डिवाइड होगा वो मेरे बेटे 2500 रुपए आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 250 जी मेरे बेटे, यहां पे 250 और यहां पे 2500। अब मेरी जान जैसे आपने देखा कि टोटल इंक्रीज हुआ, वैसे ही जो सब या लोगों में डिवाइड बर्डन या पैसे आए वो भी बढ़ गए। टोटल कम था तो सबके हिस्से में पैसे भी क्या आ रहे थे? कम। अब इस लॉजिक का हमारे टॉपिक के साथ क्या लेना देना है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा मेरा बेटा। अब मैं यहां पे एक मार्जिन ड्रॉ करता हूं और यहां पे सबसे पहले मास डिफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। आप रोजमर्रा की जिंदगी में एक एग्जांपल ले लो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपके पास क्या आ रहा है मेरा बेटा? m है। आपने उस ऑब्जेक्ट को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उस ऑब्जेक्ट को तोड़ के 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 1 2 3 4। अब आप कहो कि जो टोटल मास है अगर इनमें सारे टुकड़ों को आपस में ऐड करूं तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। 1 + 2 + 3 + 4। इन 4 हिस्सों में जिसमें मैंने अपने मास को डिवाइड किया, इनको दोबारा अगर मैं ऐड करूं तो आंसर क्या आएगा मेरा बेटा? सेम आएगा। आंसर जब सेम आएगा तो मेरे बच्चे ये तो था डेली लाइफ, रोजमर्रा जिंदगी की ऑब्जर्वेशन। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा बोर्ड पे फोकस। डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन। न्यूक्लियर की दुनिया में, न्यूक्लियर फिजिक्स की दुनिया में ऐसा नहीं होता। तो न्यूक्लियर फिजिक्स की दुनिया में ऐसा क्या होता है? मैं एग्जांपल ले लेता हूं हीलियम न्यूक्लियस की, He24, और ऊपर लिख देता हूं ऐसे आपको समझाने के लिए, इन न्यूक्लियर वर्ल्ड, न्यूक्लियस की दुनिया में आपके पास हीलियम है He24। आप कह सकते हैं कि इसके अंदर इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है? 4। मतलब 2 ही इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और 2 ही इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं। मतलब टोटल कितनी चीजें मौजूद है इसमें? 4 चीजें मौजूद हैं। अब मैं ये कह सकता हूं कि जी टोटल जो पार्टिकल्स इसमें मौजूद हैं वो मेरा बेटा आपके पास कितने आ रहे हैं? 4। वो कितने आ रहे हैं मेरी जान? 4। टोटल पार्टिकल्स आपके पास आ गए 4। अब इन चारों पार्टिकल्स में से 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। मैंने इनको अलग अलग लिख दिया, जिस तरह 4 लोग एक रूम में रह रहे थे। अब हर एक का अपना मास है। हर प्रोटॉन का क्या होगा मेरा बेटा? अपना अपना मास होगा। और हर न्यूट्रॉन का भी अपना अपना क्या होगा मेरा बेटा? मास होगा। ऐसे ही मेरे बच्चे अब मैं एक एटॉमिक स्केल लेता हूं। एटॉमिक स्केल है, सपोज कर लिया कि जो जिस तरह तराजू आपका सब्जी भी पर बता देता है, चीनी की केजी में बता, इसी तरह हमने एक एटॉमिक स्केल ले लिया। इस एटॉमिक स्केल में
आप एक तरफ न्यूक्लियस को रखते हो बाउंड स्टेट में, मतलब जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स आपस में जुड़े हुए हैं। कौन सी स्टेट ले ली मेरा बेटा? बाउंड। और एक तरफ ये बिल्कुल अलग अलग पड़े हुए हैं, एक तरफ ये बिल्कुल क्या हो रहे हैं मेरा बेटा? अलग अलग। अब होता क्यों है कि जब आप देखते हो स्केल इस तरह टिल्ट हो जाता है, हालांकि दोनों हीलियम के 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स इधर है, इधर भी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन जब आपने एटॉमिक स्केल इनको ऑब्जर्व किया, जो बाउंड स्टेट थी उसका मैस कम है, लेकिन जो सेपरेट 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स थे उनका मैस क्या आ रहा है? ज्यादा। और इसका मैस क्या आ रहा है? कम। मैस में क्या आ गया? डिफेक्ट। मैस में क्या आ गया? डिफेक्ट। अब बच्चों के जहन में ये सवाल आ रहा था, भाई जब मान लिया मैस में डिफेक्ट आ गया, बट हाउ? यही मैच जब 4 या 2 5 8 पार्टिकल्स आपस में मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उनके न्यूक्लियस में मैस का लॉस होता है और वही मैस कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। वही मैस किसमें कन्वर्ट हो जाता है मेरा बेटा? एनर्जी में। जब सेपरेट प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन होके, जैसे कि फ्यूजन रिएक्शन है, कंबाइन होके जब एक न्यूक्लियस कंसंट्रेट करते हैं तो उनमें मैस का क्या होता है? लॉस। और वो मैस किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी। एनर्जी का मैस में कन्वर्ट होना कौन सी इक्वेशन होती है? आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन, E = mc²। यहां तक बात समझ में आ गई मेरे बेटे? अब मैस ऑफ हीलियम का मतलब, हम हीलियम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं मेरा बेटा। मैस ऑफ हीलियम का मतलब किसकी बात कर रहे हैं? हीलियम न्यूक्लियस की। अब मैं आपकी बुक में जो चीजें लिखी हुई है उसके मुताबिक फॉर्मूला बनाता हूं। बच्चे इतनी सी बात तो आपको समझ आ गई है कि सेपरेट का मैस, जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, उनका मैस न्यूक्लियस से, बाउंड स्टेट से क्या आ रहा है मेरा बेटा? ज्यादा है। बाउंड स्टेट से क्या आ रहा है मेरा बेटा? ज्यादा आ रहा है। तो इसको थोड़ा चेंज कर दे। ठीक है मेरा बेटा? बाउंड स्टेट से क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, फर्क अगर मालूम करना हो कि कितना ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा में से कम को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेपरेट का मैस अगर बाउंड से माइनस कर दो तो जो डिफेक्ट आ रहा था, जो दोनों में फर्क आ रहा था, उसको हम डेल एम कहते हैं। ये क्या है मेरा बेटा? मैस डिफेक्ट। इजीली कैलकुलेट किया गया मेरा बेटा कि अगर आप सेपरेट में से बाउंड को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? डिफेक्ट मैस या मैस डिफेक्ट, या दोनों में कितना फर्क आ रहा था। यहां तक कोई इशू मेरे बेटे? अच्छा, अब मैं फॉर्मूला बनाता हूं आपकी बुक में। ये सारी चीजें सिर्फ आपको समझाने के लिए की है। आपकी बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेल एम मैस डिफेक्ट इक्वल है कि आप सेपरेट का मैस उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो बाउंड मैस को, सेपरेट मैस को सब्ट्रैक्ट कर दो मेरा बेटा बाउंड मैस से। सेपरेट मैस में अगर आप गौर करें तो हीलियम के केस में 2 प्रोटॉन्स आ रहे हैं और 2 क्या आ रहे हैं मेरा बेटा? न्यूट्रॉन्स। 2 प्रोटॉन्स और 2 क्या आ रहे हैं मेरा बेटा? न्यूट्रॉन। और बाउंड स्टेट में पूरा हीलियम न्यूक्लियस मौजूद है, पूरा हीलियम न्यूक्लियस मौजूद है। अब मेरे बच्चे, मैं ये बात लिख सकता हूं, अगर 2 प्रोटॉन है तो दोनों का मैस हमने देखना है। सेपरेट में 2 प्रोटॉन है तो दोनों का मैस क्या आएगा? 2 × मैस ऑफ प्रोटॉन। एक के लिए होता तो मैं सिर्फ मैस ऑफ प्रोटॉन लिखता, 2 है तो 2 के क्या आ गया? 2 × मैस ऑफ प्रोटॉन। और दूसरी चीज इसमें क्या मौजूद है मेरा बेटा? न्यूट्रॉन्स। तो क्या लिखोगे? 2 न्यूट्रॉन्स हैं, 2 × मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस किसका मैस आप सब्ट्रैक्ट करोगे? पूरे हीलियम न्यूक्लियस का। तो यहां पे क्या लिख लेंगे? मैस ऑफ न्यूक्लियस। क्या लिख लेंगे मेरा बेटा? मैस ऑफ न्यूक्लियस। क्या कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है? मैस डिफेक्ट। अब अगर गौर करो, ये वाला सारा फॉर्मूला किसके लिए है? हीलियम के लिए। मुझे तो एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के मैस डिफेक्ट को क्या करके दे दे? कैलकुलेट। तो उस फॉर्मूले को हम कौन सा फॉर्मूला कहते हैं? कि भाई हमें एक
जनरल रिलेशन ऐसा बताएं, एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करके बताएं जो सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को क्या करके कैलकुलेट करके दे दे। तो क्या करेंगे मेरा बेटा, अगर आप गौर करो तो यहां पे 2, किसी भी नंबर पे 2 नंबर होता है। ये किसके नंबर की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन के नंबर की। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में एक जैसे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। तो मैं सिर्फ जी भी लिख सकता हूं यहां पे। साथ क्या आ गया उसमें, मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस आगे क्या आ रहा है, 2 इंटू मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आपको फॉर्मूला याद हो मेरे बच्चे एटॉमिक मैस नंबर का, तो वो क्या होता है, Z प्लस एन। Z प्लस एन, एन कैलकुलेट करना हो तो Z इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं A माइनस Z इंटू मैस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस। क्या ये फॉर्मूला जनरल नहीं बन गया कि जो भी एलिमेंट हमारे पास मौजूद होगा, अगर हमें उसका एटॉमिक नंबर पता है, उसके मैस का मैस ऑफ प्रोटॉन पता है और उसके अलावा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये क्या जनरल फॉर्मूला बन गया मेरा बेटा? यस सर। इसमें कोई इशू मेरा बेटे? नो सर। ये फॉर्मूला किसके लिए था, हीलियम। और हीलियम का एक एग्जांपल लेके हमने एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ये क्या है मेरा बेटा, डेल्टा एम। ये आपको बता रहा है कि टोटल हीलियम के न्यूक्लियस में टोटल मैस डिफेक्ट कितना है, टोटल मैस डिफेक्ट कितना है। ये बात आ गई मेरे बच्चे। अब मैं इस पोर्शन को रेस करने लगा हूं। अब इस पोर्शन में ये आप अपने साइड बॉक्स पे बिठा लें, इसको चेंज कर दें, साइड बॉक्स पे बिठा लें कि अगर टोटल 1000 है, अगर वो टोटल हर एक बंदे का कैलकुलेट करना हो तो उसको नंबर ऑफ पर्सन पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब यहां से मजेदार फॉर्मूला एक और आएगा, मैं इसको रेस करूंगा बेटा, जरा मेरी जान गौर कीजिएगा। टोटल मैस डिफेक्ट तो उस फॉर्मूले से आ गया। अब आप चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि एक प्रोटॉन ने कितना मैस डिफेक्ट दिया या एक न्यूट्रॉन ने कितना मैस डिफेक्ट दिया। इसमें टोटल कितने पार्टिकल्स मौजूद है हीलियम में, 4। तो हर एक कितना मैस डिफेक्ट दे रहा है, तो वो कैलकुलेट करने, सपोज मैं ये कर लेता हूं। देखो मेरे बेटे, टोटल मैस डिफेक्ट अगर आपके पास x के इक्वल हो, फर्स्ट करें टोटल मैस डिफेक्ट किसके इक्वल है मेरा बेटा, x के इक्वल। अगर एक पार्टिकल का मैस कैलकुलेट करना है और उसमें 4 पार्टिकल से टोटल, तो टोटल को किस पे डिवाइड कर दोगे, 4 पे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मैस डिफेक्ट पर पार्टिकल। अब जो केपी की और फेडरल की बुक है उसमें टोटल का फॉर्मूला तो लिखा हुआ है पर पार्टिकल का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ। हमने कैलकुलेट कर लिया मेरे बेटे। अगेन अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि यहां पे तो हीलियम था, तो हीलियम के लिए किस पे डिवाइड हो गया, 4 पे। ऑक्सीजन होता तो किस पे डिवाइड होता, 16 पे। यूरेनियम 238 होता तो किस पे डिवाइड होता मेरा बेटा, 238 पे। यही आता। अब अगेन जेन में सवाल आता है कि चलो ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या हो जो सबके लिए वैलिड हो। तो जनरल फॉर्मूला मेरी जान यही है कि आप डेल्टा एम को अगर ए पे डिवाइड कर दो, ए का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे टोटल मैस डिफेक्ट को अगर आप डिवाइड करते हो, इक्वेशन क्या आ रही है आपके पास, जी मैस ऑफ प्रोटॉन माइनस ए माइनस जी मैस ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, ए। तो इस तरह हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन भी कहते हैं, न्यूक्लियन जिनसे मिलकर न्यूक्लियस बने, या मैस डिफेक्ट पर पार्टिकल। यहां तक क्लियर हो गया मेरा बेटा? एक दफा इसको बंद कर। सो मेरे बेटे, बाइंडिंग एनर्जी को शुरू करने से पहले मैस डिफेक्ट का एक ग्राफ जो कि आपकी बुक में नहीं है लेकिन कुछ बुक्स में है, इन जनरल आप ये बताना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें पर न्यूक्लियन पर पार्टिकल मैस का जो लॉस है वो सबसे ज्यादा है। तो मेरे बेटे, आप जब ग्राफ बनाते हो, एक तरफ आप एक्स एक्सिस में एटॉमिक नंबर ले लो,
लाइक एटॉमिक नंबर आपको बताएगा कि आप किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे हम मैस डिफेक्ट पर पार्टिकल या पर न्यूक्लियन की बात करें तो डेल एम को हम किस पे डिवाइड करते हैं, ए पे। इसका जो ग्राफ है मेरा बेटा वो रफली इस तरह से बन रहा होता है। अब यहां पे जो सबसे मिनिमम वैल्यू आती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ऊपर से मैस का जो लॉस है, आप देखो मैस यहां पे ज्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता मैस क्या होता जा रहा है, कम होता, मैस कम होता जा रहा है, मतलब उसका लॉस क्या होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है। तो आयरन Fe वो एलिमेंट है जिसका पीरियोडिक टेबल में मैस का लॉस सबसे ज्यादा है, मैस का लॉस सबसे क्या है मेरा बेटा, ज्यादा है। एक और चीज मेरे बेटे, इसको क्या कहते हो आप, आयरन। अब इसके मैस का लॉस अप्रोक्सीमेटली 0 पॉइंट, यहां पे 0.009 एटॉमिक मैस यूनिट के लिए म्यू का साइन भी यूज करते हैं मेरा बेटा, मैक्सिमम वैल्यू यहां पे लेते हैं -0.07 म्यू। लेकिन सबसे ज्यादा मैस का लॉस किसके पार्टिकल में आ रहा है मेरा बेटा, आयरन के। एक चीज याद रखना, आयरन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 56। आप उसके टोटल मैस को फिर किस पे डिवाइड करोगे, 56 पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन या पर पार्टिकल। क्लियर हो गया मेरा बेटा। अब इसी के साथ हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। अब मेरे बच्चे, जैसे कि हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, हमने कहा था कि जब एक न्यूक्लियस कंस्ट्रक्ट होता है तो मैस का लॉस होता है, वो मैस किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। उसी एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, बाइंडिंग एनर्जी। अब मेरी जान जरा देख लीजिएगा, डेल्टा एम मैस डिफेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। जो मैस का लॉस है वो किस में कन्वर्ट हो गया मेरा बेटा, एनर्जी में। इक्वेशन क्या लिखेंगे, E = mc²। कब, जब आपके पास अगर हीलियम की बात की जाए तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स मिलकर एक बाउंडेड फॉर्म में न्यूक्लियस बनाते हैं, तो मैस का लॉस होता है। मैस का क्या हो रहा है मेरा बेटा, लॉस। और वो मैस किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। अब यहां पे मैं 2 चीजें या 2 बातें करना चाहूंगा कि जब मेरे बच्चे एनर्जी को अपने डिफाइन करना है, 2 केसेस हैं। एक केस तो ये कि 4 डिफरेंट न्यूक्लियस मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो एनर्जी को क्या करेंगे मेरा बेटा, रिलीज करेंगे। एनर्जी क्या करेंगे इस केस में, रिलीज करेंगे। अब जब आप एक हैवी न्यूक्लियस को तोड़ना चाहोगे तो आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे। आप उसको एनर्जी क्या करोगे मेरा बेटा, प्रोवाइड करोगे। जब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो एनर्जी क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। जितनी एनर्जी आपको तोड़ने के लिए चाहिए थी उतनी एनर्जी आप उसको बनाने के लिए चाहिए। तो दोनों किस्म की एनर्जी, चाहे वो रिलीज की शक्ल में है चाहे वो एब्जॉर्प्शन की शक्ल में है, उस एनर्जी को क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, एनर्जी बाइंडिंग या फिर बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर हो गया मेरे बच्चे, याद है। अब मेरी जान, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, एनर्जी के लिए इक्वेशन क्या है, E = mc²। इसी एनर्जी को मैं क्या नाम दे देता हूं, अगर बाइंडिंग एनर्जी, तो m की जगह पे डिफेक्ट मैस आएगा, क्योंकि डिफेक्ट मैस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। तो m की जगह में फिर क्या आ जाएगा, डेल्टा m, और इधर क्या आएगा मेरा बेटा, c²। क्लियर हो गया ये पॉइंट। mc² तो जनरल फार्मूला है, और डेल्टा m यहां पे कौन सा मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जो मैस लॉस हो रहा है, और उस मैस के लॉस को हम क्या कहते हैं, डिफेक्ट मैस। डिफेक्ट मैस के लिए भी आपने इक्वेशन पढ़ी हो, क्या है वो यहां पे लिख सकता हूं मैं, Gmt plus A minus Z into mass of neutron minus mass of nucleus, और इस सारे के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, c²। इस सारे के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, c²। मैंने क्या किया, सिर्फ इस डेल्टा m की वैल्यू ये वाली सारी इधर क्या लाके पुट कर दी। कोई इशू मेरा बेटा यहां तक। अब ये जो फॉर्मूला है ये आपके पास है टोटल बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का, टोटल रूम का रेंट। लेकिन आप चाहते हैं एक प्रोटॉन की, एक न्यूट्रॉन की, एक पार्टिकल की आपको बाइंडिंग एनर्जी का पता चल जाए,
तो आप क्या करेंगे, इसी बाइंडिंग एनर्जी को किस पे डिवाइड कर देंगे, ए पे। इसी बाइंडिंग एनर्जी को किस पे डिवाइड कर देंगे, ए पे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। जैसे डेल्टा एम को किस पे डिवाइड किया था, ए पे। इसी तरह बाइंडिंग एनर्जी को किस पे डिवाइड कर दिया, ए पे। तो आपके पास क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर पार्टिकल। यहां पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, डेल एम सी स्क्वायर ओवर ए। और इस सारे फैक्टर के नीचे में क्या आ जाएगा मेरा बेटा, ए आ जाएगा। अब मेरे बच्चे, हीलियम की जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है, हीलियम क्या होता है मेरा बेटा, He2 इसकी जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है वो 20.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 28.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप टोटल 28.8 रखते हो और हीलियम के अंदर पार्टिकल्स कितने होते हैं, टोटल 4। टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं, 4। तो पर पार्टिकल 28 को 7 मतलब अबाउट 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी है। और टोटल हीलियम के न्यूक्लियस की कितनी है, 28.8। यहां तक क्लियर हुआ मेरे बच्चे। अब अगेन, जिस तरह ये आपके पास ग्राफ आ रहा है, इसी तरह एक ग्राफ जो कि आपकी बुक में भी बना होगा, फेडरल केमिस्ट्री की बुक में भी बना होगा, वो ग्राफ आपके सामने है मेरे बेटे, बाइंडिंग एनर्जी में, जिसे हम क्या के नाम दे रहे हैं मेरा बेटा, अभी डेल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय ए। इसका हम एटॉमिक नंबर के साथ, एटॉमिक मास नंबर के साथ ग्राफ बनाते हैं। तो यहां पे मैंने आपको जिसमें मास का लॉस ज्यादा होगा उसी में मैक्सिमम क्या होगी मेरा बेटा, एनर्जी होगी। उसी में क्या होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी। मेरे बेटे ये ग्राफ ऐसे बनता है, एनर्जी ऐसे 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 बढ़ती जाती है और यूं आ जाती है। अब जो पीक पे वैल्यू आती है, पीक पे सबसे ज्यादा किसका मास लॉस हुआ और एनर्जी में बदलाव क्या था, आयरन। तो यहां पे भी कौन सा एलिमेंट आ रहा है मेरा बेटा, आयरन। और आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो होती है अबाउट 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पार्टिकल। टोटल की बात नहीं कर रहा, आयरन के एक पार्टिकल की कितनी एनर्जी होती है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब छोटा सा सवाल ये है कि अगर आपको हीलियम की जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो वो भी तो मेरा बेटा हम कर सकते हैं ना। हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, E इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। डेल एम क्या है मेरा बेटा, मास डिफेक्ट। हीलियम का अगर आपको डिफेक्ट मास पता हो तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। वो कितनी थी, 28.8। इसका फॉर्मूला क्या आपके पास, डेल एम। जो आपके पास डेल एम है वो होता है 0.0303 एटॉमिक मास यूनिट। 0.0303 एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन यहां पे हम मास को किलोग्राम में पुट करते हैं, तो किलोग्राम में पुट करने के लिए कल जो फैक्टर पढ़ा था 1.66 वाला, मैं लिख दूं मेरा बेटे, यस सर। डेल मास 0.03034, ये इसका मास है एटॉमिक मास यूनिट। सर हीलियम क्या है सर, ये हीलियम की बात कर रहा हूं मैं। हीलियम की टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो यहां पे मैंने डायरेक्ट पुट की है उसको कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूं। अब आप इस मास को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे, केजी में। 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 म्यू किसके इक्वल आता था, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 केजी। यही कल पढ़ा था हम लोगों ने। अब आप म्यू से केजी में जाना चाहते हो तो इस वेक्टर के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से डेल्टा एम मेरे बच्चे आपके पास आता है 5.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻29 केजी। ये मैं अपनी आपको समझाने के लिए सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है मेरा बेटा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि एनर्जी आई कहां से। अदरवाइज इसको लर्न करने की इतनी जरूरत नहीं। ये आ गया मेरा बेटा 5.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻29 केजी। अब आपने सी स्क्वायर की वैल्यू तो भाई सबको ही पता होती है, वो क्या होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8। फार्मूले में पुट करेंगे 5.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻29, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा आपके पास 28.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 आ रहा होगा, तो उसको हम क्या लिख लेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया मेरे बच्चे। ये हमारे पास किसकी आ गई, टोटल बाइंडिंग एनर्जी।
किसकी? हीलियम की। और उसके एक पार्टिकल की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो टोटल को किस पे डिवाइड कर दो? 4 पे। तो एक पार्टिकल की क्या आ जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी। यहां तक मेरे बेटे क्लियर? कुछ मसला हो? ओके, अब यहां पे एक मजेदार बात बताता हूं, जैसे कि मैंने आपको कहा भी था, आयरन एक कॉलोनी में, एक कस्बे में, एक टाउन में रहता है, इसका अपना मेडिएच है, इसका घर, इसका एक स्टैंडर्ड है, सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी रखता है। तो इससे पहले जितने एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर इससे कम है, मास नंबर कम है, और इसके बाद वाले जिनका एटॉमिक मास नंबर इससे ज्यादा है, दोनों कोशिश करेंगे कि किसी तरह वो क्या बन जाए? आयरन बन जाए, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? आयरन की। मैं ड्यूट्रियम की बात करता हूं। दो ड्यूट्रियम, दो छोटे न्यूक्लियई है, आपस में मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाने की कोशिश करेंगे तो वो रिएक्शन क्या होगा? फ्यूजन रिएक्शन। मतलब आपस में क्या हो रहे हैं? फ्यूज हो रहे हैं। आपस में क्या हो रहे हैं? फ्यूज हो रहे हैं। जब वो फ्यूज होंगे तो वो क्या रिलीज करेंगे? एनर्जी। तो दो न्यूक्लियस की वजह से क्या आ गई? एनर्जी। और न्यूक्लियस मिलेंगे तो और क्या आएगी? एनर्जी। एनर्जी बढ़ती जाएगी तो किसकी तरफ जाते जाएंगे? आयरन की तरफ। क्लियर हो गया? अब यहां पे अगर यूरेनियम होता 238, अब ये तो हैवी है, तो ये अपने आप को तोड़कर, इसका घर बड़ा है तो ये अपना घर तोड़कर छोटा घर किसकी तरफ बनाने की कोशिश करेगा? आयरन, क्योंकि इसका घर सबसे ज्यादा क्या है? स्टेबल है, चाहे इससे बड़े घर हो चाहे इससे छोटे घर हो। तो यूरेनियम 230 जब अपने आप को तोड़ेगा तो दो छोटे न्यूक्लियर म्यूजिक बनते हैं। जब एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है, इस रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहते हैं? फिशन रिएक्शन। इसमें भी एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो दोनों केसेस में जब आप एलिमेंट्स की बात करते हो तो एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए दोनों केसेस में एनर्जी रिलीज ही करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही कौन से होते हैं? जो अनस्टेबल से किसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं? स्टेबल की तरफ। हमने पढ़ना है इसके बाद वाले टॉपिक में, रेडियो एक्टिविटी में, कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 82 तक है वो स्टेबल है, और 82 से वो वाले जो एलिमेंट्स वो क्या है? अनस्टेबल। वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं? रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो ये बात पता चलेगी कि कोई एलिमेंट एनर्जी रिलीज क्यों करता है? क्योंकि वो खुद को क्या करना चाहता है? स्टेबल करना चाहता है। एंड द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन द नेचर इज आयरन, इज आयरन। तो ये मेरे बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक था, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।